हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं लेकर आए हैं। इनके हम क्वेश्चन भी हल करने वाले हैं, साथ में एक एक सभ्यता को हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं। यकीन मानिए एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा बेहतरीन वीडियो आपको नहीं मिलने वाला। पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा। आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को हम बाद में हल करेंगे। पहले हम सभ्यताओं के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर कौन सी सभ्यता किस समय विकसित हुई, उसके खोजकर्ता कौन है और उस सभ्यता की क्या खास बात है जो एग्जाम में आ सकती है। सभ्यताओं को देखने से पूर्व आप इतिहास को समझिए। इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है। अगर आप इसको समझ लोगे तो आपको सभ्यताएं आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि भाई हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कंपटीशन कितना टफ हो चुका है। आपको छोटी छोटी बारीकियां आनी चाहिए, वो बारीकियां हम अपने वीडियोस के अंदर ले रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आप पूरी तरह से क्वालिफाई कर जाओ, एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो इतिहास को मुख्यतः 3 कालों के अंदर बांटा गया है, जिसमें पहला आपके सामने दिख रहा है प्रागैतिहासिक काल, सेकंड नंबर पे है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे नंबर पे है ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों कालों में हम सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंदर हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। अक्सर इतिहास की जानकारी हमें पत्थरों के ऊपर या चट्टानों के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिलता है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल के दौरान ऐसा हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें हमें चट्टानों के ऊपर लिखा हुआ मिला है। उस काल के दौरान, उस युग के दौरान कुछ घटनाएं हैं, वो हमें लिखी हुई मिली है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते। और जो तीसरे नंबर पे है ऐतिहासिक काल, इसके दौरान जो हमें लिखा हुआ मिला है उसको हम पढ़ भी सकते हैं और हमें स्रोत भी मिले हैं, उसकी पुष्टि के स्रोत भी हमें मिलते हैं। तो इन तीनों कालों के दौरान ये अंतर होता है। अब कौन सी सभ्यता किस काल के दौरान विकसित हुई उसको हम देखते हैं। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है इसके दौरान मनुष्य पहिए का आविष्कार इसने कर लिया था। पहिए का प्रयोग करना ये सीख चुका था और अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए औजार या हथियार बनाने के लिए ये पत्थर का प्रयोग करता था। क्योंकि ये पत्थरों का प्रयोग करता था, इसीलिए यहाँ पर जो सभ्यता विकसित हुई, इस काल के दौरान जो सभ्यता विकसित हुई उसे पाषाण युगीन सभ्यता नाम दिया गया और इस काल को पाषाण काल कहा गया। सभ्यताएं कहाँ विकसित होती है? जहाँ पे पानी की प्रचुर मात्रा होती है, क्योंकि इंसान को अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पानी ज़रूर चाहिए और ये सभ्यताएं कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। अब देखिए, राजस्थान के अंदर जो पाषाणकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी है जो पाषाण युग के दौरान अर्थात प्रागैतिहासिक काल के दौरान विकसित हुई थी, तो इन पर आप ध्यान रखिएगा। ये एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन लेंगे और इन सभ्यताओं को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देना। देखिए, पाषाण काल के दौरान सभ्यता विकसित हुई थी राजस्थान में पहली बागोर, जो भीलवाड़ा के अंदर है। दूसरे नंबर पे देखिए दर, ये भरतपुर के अंदर है। तीसरे नंबर पे तिलवाड़ा, ये बाड़मेर के अंदर है। ये पाषाण युगीन सभ्यताएं थी। अब हम चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इस दौरान इंसान धातु से परिचित हो चुका था। वो पत्थरों को छोड़ के धातुओं का प्रयोग करना सीख चुका था। उसने सबसे पहले तांबे की धातु का प्रयोग किया और उसके बाद में तांबे में उसने टिन मिलाया और कांसा बनाकर कांसे का प्रयोग करना भी वो सीख चुका था। अंततः आप समझ सकते हो कि इस दौरान कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई। एक तो ताम्र युगीन सभ्यता, दूसरी कांस्य युगीन सभ्यता। तो इन दोनों सभ्यताओं का विकास आद्य ऐतिहासिक काल के दौरान होता है। और इसके जो मुख्य स्थल है राजस्थान के अंदर कौन कौन से हैं, तो आपने जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम सुना होगा, जिसके मुख्य स्थान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। और राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता जो हमें मिली है वो इसी काल की है, जो सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हमें मिली है। इसके अलावा देखिए बालाथल, ये उदयपुर के अंदर है। कुराड़ा, ये नागौर के अंदर है। सांवणिया और पुंगल, इसके साथ एक सोंथी, ये भी सोंथी सभ्यता भी आती है, ये बीकानेर के अंदर है। और लास्ट में है नगरी।
तो इनका आप नाम याद रखना, एग्ज़ाम में आपको सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा कि ताम्रयुगीन सभ्यता से संबंधित सभ्यता नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, तो ये ऐसे आपको छांटना है। आगे देखिए ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंदर इंसान तांबे कांसे के अलावा ये लोहे धातु से परिचित हो चुका था, उसने लोहे का प्रयोग करना सीख लिया, इसलिए यहाँ पर जो सभ्यता विकसित हुई उसको लोह युगीन सभ्यता नाम दिया गया। राजस्थान के अंदर लोह युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी है, तो देखिए सुनारी ये झुंझुनू के अंदर है, जोधपुरा ये जयपुर के अंदर है, और नौहै ये भरतपुर के अंदर है। अब हम सबसे पहली जो सभ्यता, राजस्थान की सबसे पहली सभ्यता जो हमें मिली है कालीबंगा, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो वैसे कालीबंगा के बारे में आपको किताबों में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, वहाँ पे सड़कें समकोण में थी, ये था वो था, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस है, वही हम लेने वाले हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ये आपको पता ही है, आपने बहुतों बार पढ़ चुका है, ये पढ़ लिया है आपने। और यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, ये बहुतों बार क्वेश्चन आ चुका है और आते रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये किस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई, प्राचीन सरस्वती जिसको वर्तमान में घग्गर नदी कहते हैं, तो इसके किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने 1952 के अंदर। ये अगर आपको याद नहीं हो रहा है ना, तो साथ में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से आपको तुरंत ये याद हो जाएगा, आपको केवल सुनते रहना है, बाकी सारा काम हमारा है। ठीक है, आप तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। उत्खननकर्ता कालीबंगा के कौन हैं, बीबी लाल और बीके थापर। इसके बाद भी देखिए भूकंप के साक्ष्य इस सभ्यता से हमें मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा है, आप तो बस सुनते जाइए, अभी साथ में हम ट्रिक भी आपको बता देंगे जिसमें सब कुछ ये कवर हो जाएगा। इस सभ्यता के अन्य नाम देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता। अब ये आपको पता लग गया होगा कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। अभी हमने इतिहास को 3 भागों में बांट के देखा था। नगरीय सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, क्योंकि ये आद्य ऐतिहासिक काल के दौरान ये सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। अब देखिए इसको हम ट्रिक से देख लेते हैं, थोड़ा बाद में जो रहेगा उसको भी हम देखेंगे। देखिए अगर आप अमल खा के, मान लीजिए कोई अमल खाने वाला व्यक्ति है, नशेड़ी व्यक्ति, भाई नशा करके वो जाता है, आपको पता है नशेड़ी बहुत सारी नालियों के अंदर गिर जाते हैं, उनका मुंह काला हो जाता है। तो काला हो जाता है तो कालीबंगा, ध्यान रखना, क्या खाने से हुआ भाई, अमल खाने से। अमल खाने से उसका मुंह काला हो गया। अब वो गया घर पे जाते ही उसके पापा को पता लग गया, पिताजी को, कि आज बेटा अमल खा के आया है। तो पापा ने क्या किया, एक थप्पड़ लगाई, थापर, बीके थापर, एक थप्पड़ लगाई, और थप्पड़ लगाते ही क्या हुआ, उसका गाल हो गया बच्चे का लाल। क्या हो गया भाई, लाल हो गया। और जैसे ही थप्पड़ लगी ना, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, काला काला सब कुछ नज़र आने लगा, और ऐसे लगा जैसे भूकंप आ गया हो। क्या हो गया हो, भूकंप आ गया हो, चक्कर आ गए भाई। और साथ में लगाए 2-3 जूते और भी। जूते लगाने के बाद में पिताजी को फिर भी और गुस्सा आया, और उन्होंने लिया एक लकड़ी ली और उससे वो पिटाई करने लगे। तो भाई देख लो, ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये अगर आपको ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में देखिए अभी हम लास्ट में जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो तुरंत आपके दिमाग में ये जो बताई हुई ट्रिक है वो आपके दिमाग में आ जाएगी, और एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये भी गारंटी है। अब ये सब कुछ आपको याद हो गया है, भले ही आपको नहीं लग रहा हो, लेकिन याद हो गया है। इस सभ्यता के दौरान, जो कालीबंगा सभ्यता है, इसके दौरान हमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले, और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए। अब आगे देखिए, इसमें जो मुख्य दशरथ शर्मा हैं, इन्होंने क्या कहा है कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। अगर ये भी याद नहीं हो रहा तो भाई इसकी भी ट्रिक हम आपको बताएंगे। आप भगवान श्री राम के पिताजी को जानते हो, दशरथ जी, और दशरथ जी के भाई कितनी रानियाँ थी, सबको पता है ना, 3 रानियाँ थी। क्या 3 रानी, क्या रानी थी क्या 3 रानी? तो ये रानी से याद रखना, देखिए राजधानी,
राजधानी का आगे का शब्द रा, पीछे का नी, रानी। कितनी रानियां थी? 3। तो दशरथ जी ने तीसरी ये सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया है। तो बताइए भाई 2 राजधानी कौन कौन सी थी फिर? अगर कालीबंगा तीसरी है तो इससे पहले 2 थी, वो कौन कौन सी है? तो इसके जो आपने नाम सुने होंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, वो 2 पहली राजधानी थी। ठीक है, ये आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष इस सभ्यता से मिले हैं, क्योंकि पिताजी ने लकड़ी से पिटाई की थी। तो ये देखिए कालीबंगा सभ्यता आपके अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। आगे आने वाली सभ्यताओं को हम और समझते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, सभ्यता आती है आहड़, और उसके बाद में हम देखेंगे गणेश्वर सभ्यता। तो सबसे पहले हम देखते हैं आहड़ के बारे में। आहड़ सभ्यता उदयपुर में मिली है, और इसमें भी नदी का नाम आपको याद रखना है। कौन सी नदी के किनारे मिली है? आयड़ नदी के किनारे ये सभ्यता मिली हुई है। आहड़ और आयड़ कुछ मिलता हुआ शब्द है, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा ये तो। और बाकी का जो रहेगा उसको हम ट्रिक से देख लेंगे। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 के अंदर। भाई नहीं याद हो रहा है तो टेंशन नहीं लेने का, सारी ट्रिक आपको मिल जाएगी। उत्खननकर्ता कौन थे? रतनचंद्र अग्रवाल, हंसमुख, धीरजलाल सांकलिया और VN मिश्र, ये इसके उत्खननकर्ता थे। इस सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बनास नदी है, बनास नदी की सहायक नदी तो है आयड़ नदी, तो बनास नदी के ये किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं। साथ में इसको आगाटपुर या आगाट दुर्ग, इसे 10वीं 11वीं सदी के दौरान कहा जाता था, आगाटपुर या आगाट दुर्ग। वर्तमान में जो स्थानीय लोग हैं, इस जगह को धूलकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? धूलकोट। और अभी देखिए सेकंड ग्रेड एग्जाम के जीके के पेपर में ये आया हुआ जस्ट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? तो ये देखिए आहड़ सभ्यता से रिलेटेड है। इसको अभी हम ट्रिक से देखेंगे। अनाज के लिए बड़े मृद भांड, गोरे व कोठे मिले हैं यहाँ से। नेक्स्ट लाइन देखिए, तांबा गलाने की भट्टियाँ, मुद्राओं पर अपोलो देवता व त्रिशूल का अंकन मिला है। अब कैसे याद रखोगे भाई इसको? तो याद रखने के लिए आपको देखिए इतिहास आप जानते होंगे, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ में ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं, बहुत से शासक हुए हैं, जिनकी कीर्ति आज तक फैली हुई है। जैसे आपने महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा के बारे में सुना होगा। इनकी कीर्ति आज तक फैली हुई है, इनको हर कोई जानता है। तो इनकी कीर्ति कभी भी शेयर नहीं हो सकती मेवाड़ के शासकों की। और ये उदयपुर कहाँ किसका भाग है भाई? मेवाड़ का ही तो भाग है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, तो ये मेवाड़ का ही हिस्सा है। तो ये मेवाड़ के शासक हैं, इनकी कीर्ति क्या है दोस्तों? अक्षय है। देखिए याद रखने की ट्रिक साथ में आपको मिल रही है। तो इनकी कीर्ति क्या है? अक्षय है। अब यहाँ पर जो भी शासक हुए हैं ना, वो रतन थे एक तरह से, इतने मूल्यवान थे, क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया था। आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ जो मेवाड़ है, यहाँ पर 3 शाखे हुए हैं। ठीक है, तो धर्म के लिए सब कुछ करने को तैयार थे यहाँ के शासक। तो यहाँ के शासक क्या हुआ करते थे? रतन हुआ करते थे, एक तरह से रतन थे वो। और हंसमुख स्वभाव के थे, धीरज वाले थे, गुस्से वाले भी थे भाई। धीरज वाले थे तो गुस्से वाले भी थे। और उनको अगर आप सांकलों से, सांकलें जानते हो लोहे वाली, उनसे भी अगर बांध दो ना, तो इतने ताकतवर थे, उनको भी तोड़ देते थे। तो सांकलों को बांधने के बाद में भी उनको तोड़ देते थे। और VN मिश्र, भाई एक ही राजा ऐसा नहीं था, बहुत सारे राजा थे, मिश्रित बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे थे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे शासक हुए हैं अच्छे, तो इसका मतलब यहाँ पे जनसंख्या भी काफ़ी अच्छी रही होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते थे, उनको खाने के लिए अनाज चाहिए था। और अनाज बाहर तो रख नहीं सकते, इतना खुला अनाज बाहर रखोगे तो बरसात में भीग जाएगा, ख़राब हो जाएगा अनाज। तो उसके लिए क्या रखे थे? गोरे व कोठे, गोरे और कोठे रखते थे, उसमें अनाज डाल देते थे। तो याद रखने की ये ट्रिक है भाई साथ में। अब देखिए आसानी से ये आपको याद हो जाएगा। एक बचा मृतकों का टीला।
अब यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे भाई, जनसंख्या ज़्यादा है तो आपको पता है जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा ही। अब मरेगा तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे लगाएंगे ना, जलाएंगे तो वहीं पे, तो ऐसे टीला लग गया था मृतकों का। तो ये देखिए भाई आसानी से याद हो गया है ना अब तो आपको। और फिर भी अगर आपको लग रहा है ना नहीं हुआ याद, तो क्वेश्चन आने तो तुरंत चुटकियों में हल कर दोगे आप, देख लेना। यहाँ पर देखिए मुद्राओं पर अपोलो देवता और त्रिशूल का अंकन मिला है, ठीक है। अब आगे आने वाली सभ्यता देखिए गणेश्वर सभ्यता, ये कहाँ पर मिली है भाई, सीकर के अंदर। आप जीण माता गए हो कभी, जीण माता जो रेवासा से कुछ दूरी पर है, जीण माता जी, ठीक है। यहाँ पर आप कभी गए होंगे राजस्थान के अंदर सीकर जिले में। तो ये सभ्यता वहीं पे मिली है रेवासा गांव में, जो रेवासा गांव है वहाँ की पहाड़ियों पे। देखिए यहाँ पे इस सभ्यता के बारे में, सीकर नीम का थाना कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता मिली है। भाई नहीं याद हो रहा, कोई टेंशन नहीं, याद हो जाएगा अभी। खोजकर्ता कौन थे भाई, देखिए रतन चंद्र अग्रवाल अभी आए थे, आपको पता है रतन चंद्र अग्रवाल आहड़ सभ्यता के अंदर, और श्री विजय कुमार। फिर भी याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। इस सभ्यता के अन्य नाम हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, पुरातत्व का पुष्कर और पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। अब कैसे याद रखोगे, याद रखने की ट्रिक देख लो भाई। देखिए नाम आया है गणेश्वर, और भगवान श्री गणेश को तो हर कोई जानता है। किसी भी काम की शुरुआत करो, चाहे पुष्कर के मेले की शुरुआत करो, गणेश जी का नाम ही लिया जाता है, ठीक है। और तभी हमें हमारे काम के अंदर रत्न प्राप्त होते हैं, हमारी विजय होती है, ठीक है। अब याद हो गया भाई आपको, देखना। देखिए गणेश जी के गर्दन लगाई हुई है हाथी के बच्चे की। आपको पता है भगवान शंकर ने पहले उनकी गर्दन काटी थी, फिर जो हाथी का बच्चा है उसकी लगा दी थी, ये आपको पता है ना। अब हाथी के बच्चे के या हाथी के दांत तो आप जानते हो भाई, दांत बड़े बड़े होते हैं, तो दांत से याद रखना कांतली, दांतली मत बोलना भाई, ध्यान रखना यहाँ पे दांत से मतलब है। तो देखना याद हो गया ना भाई। अब देखिए किसी के दिमाग में दांतली चल रहा होगा, वो आप छोड़ दो, दांत याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम याद रखने के लिए बोल रहे हैं आपको, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि हम गणेश जी के बारे में बोल रहे हैं, केवल याद रखने की ट्रिक है। दांत याद रखना आपको, बड़े बड़े दांत है। और भगवान श्री गणेश जी की जो पूजा करता है उसको रतन ही रतन मिलते हैं ज़िंदगी के अंदर, और उसकी विजय निश्चित होती है, श्री विजय कुमार। तो याद हो गया ना भाई, अरे याद हो गया ना, कुछ बोल लो तो सही, ठीक है। अब इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि अगर पुष्कर का मेला भी लगता है ना तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, ठीक है। और इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये जो सभ्यता है ना ये काफ़ी प्राचीन सभ्यता है, और ऐसा माना जाता है जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यताएं हैं वहाँ पर भी तांबे की आपूर्ति यहाँ से की जाती थी। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो प्राचीन तांबा है सबसे पहले हमें यहीं पे मिला है। इसीलिए तो देखिए इसे पूर्व हड़प्पा कालीन भी कहा जाता है कि ये हड़प्पा से पहले भी ये सभ्यता विकसित हो गई थी, और इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। एग्जाम में बहुतों बार ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, याद रखना भगवान श्री गणेश जी की जननी कौन थी, आपको पता है माता पार्वती थी। तो ये आपको याद हो गया भाई, देख लेना। साथ में देखिए कुछ चीज़ें यहाँ से मिली है, जैसे पत्थर के बांध मिले हैं जो विश्व में एकमात्र यहीं पे मिले हैं, और यहाँ पे ईंटों का प्रयोग नहीं मिला है, केवल पत्थरों का प्रयोग मिला है। पत्थरों के मकान बने हुए मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से मिला है, और ताम्र वस्तुओं का कारखाना यहाँ से मिला है। तो ये गणेश्वर सभ्यता के बारे में खास था। अब हम चलते हैं बेराट जो जयपुर के अंदर है इसके बारे में। तो देखिए इसकी खास बात क्या है, बेराट सभ्यता ये आपके जयपुर ज़िले के अंदर अलवर ज़िले की जो सीमा है वहाँ पर ये सभ्यता हमें मिली है। इसको भी हम ट्रिक से देख लेंगे। बेराट में महाभारत काल के दौरान जो पांडव थे उन्होंने 1 साल का यहाँ पर अज्ञातवास किया था बेराट में, उसी से हम इसको पूरा रिलेटेड करेंगे और ये आपको याद हो जाएगा। बेराट से याद रखना भाई, बेरा, बेरा जानते हो, जिसे हम अपनी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कुआं।
तो पहले जो लाइनें लिखी हुई है उनको हम देख लेते हैं। यह सभ्यता, पहली लाइन देखिए, यह सभ्यता जयपुर उपखंड शाहपुरा, और नदी का नाम आप याद रखना बाणगंगा नदी, इसको भी अभी हम ट्रिक से देख लेंगे। और ये सभ्यता देखिए जो उत्खनन हुआ है, जिन पहाड़ियों का उत्खनन हुआ है कौन कौन सी है वो, गणेश, बीजक और भीम की डोंगरी, ये 3 जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से ये उत्खनन हुआ है और ये सभ्यता मिली है। इस सभ्यता का अन्य नाम देखिए, अन्य नाम क्या है, प्राचीन युग की चित्रशाला या अलवर का सिंह द्वार भी इस सभ्यता को कहा जाता है। खोजकर्ता कौन है भाई, राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने 1936 के अंदर इसको खोजा था। उत्खननकर्ता कौन है, कैलाश दीक्षित और नील रत्न बनर्जी। अभी सब कुछ देखिए याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। आगे देखिए, संक लिपि या गुप्त लिपि के प्रमाण, ये एग्जाम में अभी अभी आया हुआ क्वेश्चन है भाई। और मुगलकालीन तांबे की टकसाल यहाँ से हमें मिली है। आगे देखिए, बीजक की पहाड़ी से भाब्रू अभिलेख मिला है और चीनी यात्री हेनसांग ने इस सभ्यता को पारयात्र नाम दिया है। तो एग्जाम में इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, अब याद भी करवा देते हैं भाई साथ में। देखिए जो पांडव थे ना, पांडव ने यहाँ पे अज्ञातवास किया था और उसमें से एक का नाम था भीम। भीम के बारे में आपने नाम सुना होगा। और भीम देखिए अज्ञातवास किया था, यहाँ पर आए थे, अब यहाँ पर 1 साल तक रुके हैं। तो रुके हैं तो कुछ खाने पीने के लिए तो चाहिए ना, तो वहाँ पर अनाज ले जाकर इनको कौन दे, तो ये क्या करते थे, खेती। अब खेती करने के लिए भीम ने क्या किया था, भीम बड़ा बलशाली था, तो उसने बल के दम पर क्या किया, भीम ने बीज लिए। क्या लिए भाई, बीज, अनाज के बीज लिए और गणेश जी का नाम लिया। गणेश जी का नाम लेके कहाँ डाल दिए, बेरे के अंदर। भाई बेरा जानते हो, कुएं के अंदर फेंक दिए। और फेंके कैसे भाई, एक बाण ली, अब देखिए कुएं के अंदर तो फेंक दिए, अब कुएं में पानी कैसे पहुंचाए, तो पानी पहुंचाने के लिए क्या किया उन्होंने, एक बाण लिया और गंगा जी को ही कुएं के अंदर भेज दिया। ठीक है, गंगा जी को ही भेज दिया। अब ये सब कौन देख रहा था, अब ये सारी चीज़ें देख रहे थे कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर, जो बड़े दयालु है, आपको पता है बड़े ही दयावान हैं। तो वो सब कुछ देख रहे थे। और भगवान शंकर को कहा जाता है नीलकंठ, आपको पता है नीलकंठ, क्योंकि उन्होंने जहर पिया था, तो नीलकंठ भी उनको कहा जाता है। तो वो ये सब कुछ देख रहे थे। तो देखिए याद हो जाएगा अभी आपको, राय बहादुर दयाराम साहनी, ध्यान रखना, दयाराम साहनी, भगवान शंकर बड़े दयालु है, वो कैलाश पर्वत पे बैठे रहते हैं और नीलकंठ वाले हैं, नील रत्न बनर्जी। ये सारा अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन देखना एग्जाम में तुरंत क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा ना, तुरंत आप बेरे को याद कर लेना, बेराट याद तुरंत हो जाएगा, देख लेना। ठीक है, और देखिए इसके अन्य नाम, जैसे प्राचीन युग की चित्रशाला क्यों कहते हैं भाई, ये बेराट ऐसी सभ्यता है यहाँ से हमें पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की सारी जानकारी हमें यहाँ पे मिली है। और यहाँ पे जो शैल चित्र मिले हैं, शैल चित्र जानते हो भाई, जो पहाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े पत्थर, उनके ऊपर जो चित्र है प्राचीन वो मिले हैं, इसीलिए इसे प्राचीन युग की चित्रशाला या अलवर का सिंह द्वार भी कहते हैं। ये एग्जाम में अभी तुरंत क्वेश्चन आया हुआ है भाई, संक लिपि गुप्त लिपि वाला, इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से देखिए बीजक की पहाड़ी है, यहाँ से एक भाब्रू अभिलेख मिला है और ये भाब्रू अभिलेख मौर्य कालीन माना जाता है। और इसके अंतर्गत जो अशोक राजा था उसके बारे में जानकारी मिली है, जिसने स्वयं को मगध का राजा बताया है। और जो चीनी यात्री हेनसांग था, इसने बेराट को पारयात्र नाम दिया था। तो ये बेराट सभ्यता के बारे में खास था। और भी जो सभ्यताएं हैं उनको हम देख लेते हैं, तो कंटिन्यू वीडियो आप देखते रहिए। अब देखिए बेराट के बाद में बागोर भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा की सभ्यता है बागोर, इसके बारे में हम देखते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। देखिए हमने देखा था पाषाण काल के दौरान, जब हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, तो पाषाण काल के दौरान एग्जाम्पल में सबसे नीचे बागोर का नाम था।
तो भागोर सभ्यता है ये पाषाण कालीन सभ्यता है। और ये किस नदी के किनारे मिली है? तो देखिए भाई, भीलवाड़ा में कोठारी नदी के ये किनारे ये सभ्यता हमें मिली है। और इसके उत्खनन करता थे डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, ये इसके उत्खनन करता थे। भारत का सबसे संपन्न पाषाण कालीन सभ्यता स्थल ये है और इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। और यहाँ से हमें जो ये उत्खनन हुआ है उस टीले का नाम है महासतियों का टीला। अभी देखिए, हमने थोड़ा पहले देखा था आहड़ के अंदर मर्तकों का टीला और यहाँ पर है महासतियों का टीला, तो ये मिक्स मत करना, अलग अलग है, ठीक है। अब ये भागोर कहाँ पे है भाई? नदी का नाम याद रखना, कोठारी। भागोर कहाँ पे है भाई? कोठारी। अब कैसे याद रखोगे? याद रखने का जो ट्रिक है वो तो मैं केवल ये बताने वाला हूँ, महासतियों का टीला, इसको कैसे रिलेटेड करें। अब भाई देखिए, कोई बागी हो जाता है, बागी जानते हो, कोई अपने ही परिवार के अंदर विरोधी हो जाता है, समाज में कोई विरोधी हो जाता है तो उसको बोलते हैं ये भाई बागी हो गया। और बागी होने पे पहले बागी हुआ करता था ना कोई, जैसे अगर कोई लेडीज़ कोई बागी हो गई तो पहले के राजा क्या करते थे उसको कि भाई पति सहित मर जा, अपने पति को लेके मर जा, मार देते थे उसको। बागी हो जाता था ना कोई भी तो उसको क्या कर देते थे? सती कर देते थे। तो ऐसे याद रखने की ट्रिक है भाई, देखना, भागोर से महासतियों का टीला, सती कर देते थे उसको। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए इसको हमने रिलेटेड इससे कर दिया। अब देखिए, इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय क्यों कहते हैं उसको समझिए। ये पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है। आपको पता है इतिहास के दौरान सबसे पहले पाषाण कालीन सभ्यता विकसित हुई थी जिस समय इंसान पहिए का आविष्कार हो चुका था, पहिए का प्रयोग करना वो सीख चुका था। तो ये पहली संस्कृति थी, इसीलिए इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। आगे देखिए, रेड टोंक, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है, इसके बारे में भी देखिए। तो ये सभ्यता कहाँ से मिली है हमें? टोंक जिले से, टोंक की निवाई तहसील से ये सभ्यता हमें मिली है। और ढील नदी के किनारे, नदी का नाम आप याद रखना भाई, ढीले मत रहना, ठीक है। थोड़े से ढीले रह गए ना तो फिर क्या बन जाओगे? रेडे। रेडे जानते हो भाई, जिसकी हाइट कम रहती है उसको बोलते हैं ना रेडे। तो ढीले रह गए मतलब रेडे रह जाओगे। दौड़ करते रहो, उछल कूद करते रहो तो हाइट बढ़ जाएगी। उत्खननकर्ता कौन थे? केदारनाथ पुरी। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहाँ से हमें मिला है, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। अब देखिए, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे याद रखोगे भाई? आप रतन टाटा जी को जानते हो, जो दानवीर व्यक्ति है, काफ़ी दान करते हैं, लेकिन उनकी हाइट क्या है? रेडे है क्या? वो रेडे नहीं है भाई, ठीक ठाक है, ठीक है ना। रतन टाटा जी रेडे नहीं है, हाँ टाटा नैनो जरूर रेडी है, ठीक है। अब भाई याद हो गया ना, देखिए याद तो हो गया ना, आपको कैसे याद कराऊँ, याद हो गया ये। रतन टाटा जी को आपको पता है केदारनाथ जी ने दर्शन किया है, दर्शन दिया है, केदारनाथ जी के दर्शन करके आ चुके हैं रतन टाटा जी। तो केदारनाथ पुरी, यह याद हो गया आपको। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है, ये भी याद रखना भाई, इसलिए इसको टाटा नगर बोलते हैं। आगे आने वाली सभ्यता देखिए, बालाथल उदयपुर। भाई देखिए, मजाक मजाक में सारा सब कुछ याद हो रहा है ना। वीडियो कंटिन्यू देखते जाइए पूरा, लास्ट में हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। और गारंटी है भाई दोस्तों, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सब कुछ आपको दिमाग में आपके बैठ ही जाने वाला है, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। बालाथल सभ्यता ये कहाँ से मिली है भाई? उदयपुर से। देखिए इसको भी हम कैसे रिलेटेड करते हैं अभी। इसके उत्खननकर्ता थे VN मिश्र और ये सभ्यता मिली है वल्लभनगर से। कहाँ से भाई? वल्लभनगर से। इस सभ्यता की खास बात जो एग्जाम में पूछी हुई है, जैसे सूती वस्त्र और कुष्ठ रोग के प्रमाण इस सभ्यता से मिले हैं। 11 कमरों का भवन मिला है, तांबे के आभूषण मिले हैं। तो देखिए कैसे याद रखोगे भाई, बालक या बालाथल कुछ एक जैसा मिलता हुआ शब्द है। तो बालक को सर्दियाँ, देखिए अभी सर्दियाँ चल रही है, आपको सर्दियों में अगर उनको सूती कपड़े नहीं पहनाओगे तो क्या हो जाएगा भाई? कुष्ठ रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग हो जाएगा। इसलिए अगर किसी के 11 बच्चे भी है ना भाई, तो उनको 11 कमरों में डाल दो, 11 भवनों में डाल दो, 11 कमरों के भवनों में डाल दो, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया है, ये याद आपको हो चुका है, इतना मान लीजिए आप। आगे आने वाली सभ्यता देखिए, सोथी बीकानेर। ये बीकानेर के अंदर मिली है और इसके उत्खननकर्ता थे अमलानंद घोष
और इस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जानते हैं और ये कांस्य युगीन सभ्यता है। आप देखिए जो कालीबंगा सभ्यता से जो उत्खनन से हमें मिले हैं ना, वो सारी चीज़ें ये सोती सभ्यता से भी मिली है, उससे मिलती जुलती हुई है कालीबंगा वाली से, इसीलिए इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जानते हैं सोती सभ्यता को, और इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और बीकानेर के अंदर देखिए सावणियाँ और पुंगल ये सभ्यताएँ भी मिली है, ये आपको पता होगा। अब आगे आने वाली सभ्यता देखिए, दो और रह चुकी है, जैसे पहली है रंग महल। रंग महल ये हनुमानगढ़ के अंदर है, हनुमानगढ़ में ही कालीबंगा हमें सभ्यता मिली थी। अब इसमें देखिए खास बात क्या है वो भी हम ट्रिक से देख लेंगे। अब ये उत्खननकर्ता कौन थे? डॉक्टर हन्नारीड के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। यहाँ से देखिए क्या मिला है, गुरु शिष्य की मूर्ति, ये महत्वपूर्ण है भाई। तो ध्यान रखना भाई, एक शिष्य के जीवन में रंग कौन भरता है? शिष्य के जीवन में रंग कौन भरता है? तो गुरु भरता है भाई। तो देखिए याद हो गया ना, गुरु और शिष्य रंग महल, आसानी से याद हो गया होगा अभी तो आपको। आगे आने वाली सभ्यता देखिए, गरदड़ा बूंदी, एग्जाम में बहुतों बार इसमें से क्वेश्चन आया है भाई। तो गरदड़ा बूंदी के अंदर है और ये छाजा नदी के किनारे हैं। देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहाँ से मिली है। एग्ज़ाम में बहुतों बार ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा गौर करिएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ सभ्यताएं और रह चुकी है, उनको भी देख लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए गुरारा सभ्यता, गुरारा सभ्यता कहाँ से मिली है भाई? ये सीकर से मिली है गुरारा सभ्यता। और इसकी खास बात क्या है, यहाँ से हमें चांदी के 2744 पंचमार्क के सिक्के हमें यहाँ से मिले हैं, और इसे राजस्थान का दूसरा बड़े सिक्कों का भंडार यहाँ से हमें मिला है भाई। तो सबसे पहला सिक्कों का भंडार अभी हमने देखा था टाटा जी रतन टाटा जी रेड टोंक से, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा हमें सिक्कों का भंडार मिला है। आगे वाली सभ्यता देखिए, सुनारी, जो झुंझुनू के अंदर है। नाम तो इसका नाम सुनार है, लेकिन काम लोहे के ही करता है भाई। कैसे? तो देख लो, लोहे को गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है और लोहे युगीन सभ्यता है। तो याद हो गया ना भाई, नाम क्या है? सुनार, और काम लोहे का। आगे वाली सभ्यता देखिए, नलियासर, ये जयपुर के अंदर है। जयपुर में भी आपने सांबर झील के बारे में नाम सुना होगा, तो ये सांबर में मिली है ये सभ्यता। और इससे जानकारी हमें क्या मिलती है? प्रतिहार कालीन मंदिर और चौहान युग से पूर्व की जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। देखिए हम जो सभ्यताएं महत्वपूर्ण है उसके बारे में ये बताने जा रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। वैसे और भी छोटी बड़ी सभ्यताएं हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उनमें से क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्वेश्चन आ सकते हैं वही हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में हम क्वेश्चन भी कर लेंगे, कुछ सभ्यताएं अगर रह गई है तो वो क्वेश्चनों के अंदर आ जाएगी। आगे देखिए गिलुंड, ये राजसमंद जिले के अंदर है, और इसकी खोज किसने की थी भाई? ब्रजवासी लाल ने, और उत्खनन भी इन्होंने किया था। और यहाँ से खास बात क्या है वो याद रखने वाली, कि सफ़ेद चिकते वाले हिरण की मूर्ति मिली है। ध्यान रखना, गिलुंड से सफ़ेद चिकते वाले हिरण की मूर्ति मिली है। आगे देखिए ओजियाना, ये भीलवाड़ा के अंदर है, और इसकी खास बात देखिए, BR मीना ने खोज की थी और सफ़ेद हाथी की मूर्ति मिली है। तो ये ध्यान रखना भाई, ओझा बाबा है, ओझा बाबा, ओझा बाबा का नाम सुना है? ओझा बाबा क्या रखता है भाई? सफ़ेद हाथी रखता है, ऐसे याद रख लेना भाई, ठीक है। कुछ खास बातें, एक दो बातें ये खास, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, तो ये याद रख सकते हो। आगे देखिए कुराड़ा नागौर, नागौर के अंदर है कुराड़ा। तो यहाँ से हमें तांबे के औजारों की नगरी, देखिए जो राजस्थान राज्य का पुनर्गठन हुआ था ना, तो लगभग 1933-34 के आसपास में ये मिला था, ये सभ्यता के बारे में जानकारी हमें मिली थी। तो इसे तांबे के औजारों की नगरी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए भाई जैसलमेर के बारे में खास क्या है, तो जैसलमेर से भी कुछ जानकारी हमें मिली है, सभ्यताएँ मिली हैं, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसलमेर से देखिए, एक तो आपने नाम सुना होगा ओला, ओला ये पाषाण कालीन कुल्हाड़ी है। कैसे याद रखोगे? याद रखने की ट्रिक बताते हैं साथ में भाई। जैसलमेर में वैसे ही आपको पता है बारिश कम होती है, बरसात कम होती है, ठीक है ना। में कम आवा है, में जानो, में कम आता है, बरसात कम आती है भाई।
तो ओला तो वैसे ही नहीं पड़ेंगे, आपको पता है ओले कैसे होते हैं, ओले पड़ते हैं ना वो पत्थरों के जैसे होते हैं, अगर सर के ऊपर गिर गया है ना तो सर ही फूट जाए, पत्थर छोटे ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं, तो एक तरह से हमें लगता है वो पत्थर आ रहे हैं। तो पत्थर से याद रखना पाषाण कालीन कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है। कुंडा मिला है, कुंडा जानते हो पहले लोग कुंडा मिट्टी का बनता था और उसके अंदर जो आटा लगाते थे, आपको पता होगा कुंडा। और लोदरवा, लोदरवा भी जैसलमेर से ये रिलेटेड है। और देखिए आगे क्या है, पारेवार व सोनू क्षेत्र, तो यहाँ से हमें चूहे के दांत के जीवाश्म मिले हैं। भाई चूहे के परिवार से क्या मिला है, पारेवार से, चूहे के परिवार से हमें दांत मिले हैं। ठीक है, ये याद हो जाएगा। ऐसे अगर आप मिक्स कर लेते हो ना कुछ चीज़ें तो दिमाग में ठहर जाती है वो। ठीक है, ऐसे हम पढ़ते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, कुछ ट्रिकें अगर नहीं अपनाते हैं अपने तरीके से तो वो स्टोर नहीं हो पाता, मिक्स हो जाता है लास्ट में, तो ये आपके मिक्स नहीं होगा। आगे देखिए लास्ट में चंद्रावर्ती सिरोई, तो यहाँ की खास बात क्या है, गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति मिली है, यह आदित्य मूर्ति मिली है यहाँ, इसके अलावा विष्णु भगवान की मूर्ति कहीं पे भी नहीं मिली है। तो ये सभ्यताएं खास जो सभ्यताएं थी उनको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो देखिए अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के आंसर आपको देना है, क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। इतनी सारी भाई देखिए आपके लिए मेहनत की है, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलो, शेयर ज़रूर कर दो। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हैं, आपको कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने आप आपको देना है, क्योंकि हमने सभ्यताओं को अच्छी तरह से समझ लिया है, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, ये अभी अभी हमने देखा है थोड़ी देर पहले। तो आपको ये 4 ऑप्शन आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक नगरी किस सभ्यता को कहा गया है, ये अलग क्वेश्चन है, हट के थोड़ा, तो ये आपको बताना है, आपको सर्च करना है। तो कालीबंगा, बालाथल, बेराट, आहड़, इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा, वो आपको बताना है। भाई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कुछ तो आपको ही आना चाहिए ना। सूती वस्त्र के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं, ओजियाना, गिलुंड, ईसवाल, बालाथल, तो राइट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। देखिए चौथा क्वेश्चन, लोह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, सुनारी, तिलवाड़ा, कोटड़ा, आलनिया, ये कोटड़ा झालावाड़ में है भाई, और आलनिया आपको पता है कोटा के अंदर है। ठीक है, तो ये इनमें से आप राइट आंसर कौन सा है वो आपको बताना है। पांचवा देखिए, राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है, कुंडा, रेड, गरदड़ा और बागोर, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। 6 क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा प्रथम के नाम से जो सभ्यता जानी जाती है, ओला, कुंडा, सोती और नोह, तो इसमें से सही आंसर कौन सा है वो आपको देना है भाई। 7वां क्वेश्चन देखिए, किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, बेराट, आहड़, बालाथल, गणेश्वर, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है भाई, 8वां क्वेश्चन देख लिया आपने, अब 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन है भाई देखिए, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यता है, गणेश्वर, आहड़, बालाथल और बेराट। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन। और ये 9वां क्वेश्चन देखिए, बेराट सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है, अक्षय कीर्ति व्यास, ब्रजवासी लाल, दयाराम साहनी, रतन चंद्र अग्रवाल। अब देखिए तुरंत आप बेरे को याद कर लो भाई, बेरा जिसे राजस्थानी भाषा में हम बेरे कहते हैं ना, कुएं को, तो देखिए अब तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा भाई, बेरे की दया किसने की थी, भगवान शंकर ने, तो याद हो गया ना भाई आपको। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सफ़ेद हाथी की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो ये आप आंसर इसका दीजिए, गिलुंड, बालाथल, ईसवाल, ओजियाना, ये 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन कौन सा है। 11वां क्वेश्चन देखिए, असुमेलित को पहचानिए, बागोर ये पाषाणकालीन सभ्यता है, सुनारी लोह युगीन सभ्यता है, कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है, गणेश्वर ताम्र युगीन सभ्यता है। क्या चारों ऑप्शन राइट है या फिर कोई गलत है, यह आपको आंसर देना है। हो सकता है चारों राइट हो और हो सकता है कोई एक गलत हो या फिर 2 गलत हो, तो यह आपको आंसर देना है। 12वां क्वेश्चन देखिए, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं,
आहड़, बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर। राइट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सभ्यता से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं? तुरंत एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, जीके में। तो देखिए बेराट, आहड़, कालीबंगा, ईसवाल, इसमें से 4 ऑप्शन है यहाँ पे, एक ऑप्शन करेक्ट है, इसमें से टाइप करिए आप कौन सा सही है। 14वां क्वेश्चन देखिए, अन्न भंडारण के लिए गोरे व कोट मृद भांड किस सभ्यता से मिले हैं? बालाथल, गिलुंड, जोधपुरा और आहड़। और अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? महासतियों का टीला किस सभ्यता से संबंधित है? भाई ये आपको आना ही चाहिए, ट्रिक से हमने आपको बताया है। तो देखिए 4 ऑप्शन, गुरारा सभ्यता, रंग महल, नलियासर, भागौर। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए भाई आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आपका भी इतना थोड़ा फ़र्ज बनता है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।